बंगाल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। मैं न तो सेफोलॉजिस्ट हूँ और न ही किसी राजनीतिक दल से मेरा संबंध है, या न मैं किसी राजनीतिक दल का उस तरीके से समर्थक हूँ। मैं प्रशासनिक नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करूँगा और उसी आधार पर मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा। मैं सबसे पहले दक्षिण के इन दो राज्यों से शुरू करूँगा, केरला और तमिलनाडु से। केरला के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हर 5-5 वर्षों बाद वहाँ सरकारों को बदलने की परंपरा रही है और यूडीएफ और एलडीएफ नाम के जो दो फ्रंट हैं वही बारी बारी से सत्ता में आते रहे हैं। लेकिन कॉमरेड विजयन ने अपने पहले टर्म में इतना बढ़िया काम किया और हमारे कुछ मित्र मानते हैं कि उन्होंने सोशल जस्टिस के फोर्सेस को साथ लिया था, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग तो वर्ग को मानते हैं, लेकिन कॉमरेड विजयन के बारे में हमारे बहुत सारे मित्र कहते जाति का भी सहारा लिया और उसके कारण दूसरी बार वे जीतने में कामयाब हुए और उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार बदलने की परंपरा वहाँ पर चली आ रही थी, इस बार सरकार बदली क्योंकि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखें और उसके पहले 2019 में भी जो यूडीएफ है उसको ज़्यादा सीटें मिली थी, एलडीएफ को कम सीटें मिली थी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सोच जरूर रही होगी कि भले ही 2019 में यूडीएफ को ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीटें दी, लेकिन विजन का काम देखने के लिए उन्होंने उन्हें विजयी बनाया हुआ था और वो उनकी सरकार चल रही थी। 24 में भी काफ़ी सीटें यूडीएफ को मिली, लेकिन उनकी सरकार चल रही थी। मुझे लगता है कि केरल धीरे धीरे कम्युनल पॉलिटिक्स की दिशा में बढ़ रहा है। जो सबरीमाला का मामला था, मुझे स्मरण है 2021 में मेरे कुछ बैचमेट्स जो केरला कैडर के हैं उनसे बात हो रही थी, क्योंकि मैंने पाया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सबरीमाला केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था उसके खिलाफत में सड़कों पर उतरना शुरू किया था। और चूंकि एलडीएफ की सरकार थी और एलडीएफ ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अनुपालन कराने के लिए पूरी कोशिश की, तो वातावरण एलडीएफ के खिलाफ और खास करके सीपीएम के खिलाफ बनाया गया। तो मेरे बैचमेट्स ने कहा कि मतलब हो सकता है कि सीपीएम और एलडीएफ को परेशानी हो जाए, इलेक्शन में हार जाएंगे, लेकिन शायद वो सोशल जस्टिस फोर्सेस के कारण रहा हो या पिनरई विजयन के अपने कामों की वजह से रहा हो। दूसरी बार सत्ता में आए थे, लेकिन तीसरी बार भी सत्ता में आने की जो उनकी उम्मीद थी, मुझे लगता है कि जो परंपरा वहाँ चली आ रही है उस परंपरा में वे कामयाब नहीं हो सके। मैंने कहा कि वहाँ पे जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है, चूंकि 3 सीटें बीजेपी जीती है, बीजेपी ने उसके पहले के चुनाव में यानी 2021 के चुनाव में 0 सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद आप याद करें कि जब इलेक्शंस हुए थे उसके स्थानीय निकायों के, उसमें त्रिवेंद्रम का मेयर उनका बना था और त्रिवेंद्रम जिले से 2 सीटें बीजेपी ने इस बार जीती है और एक कोल्लूर या कोल्लार क्या सा जिला है, वहां से एक सीट जीती है। ये ज़्यादा खतरनाक मुझे लग रहा है आने वाले समय में। रही बात तमिलनाडु की, मैं चर्चा करूंगा। अभी तमिलनाडु पर बहुत अच्छी व्याख्या एक साथी ने किया हुआ था। मैंने तमिलनाडु को थोड़ा सा देखा है ऑब्जर्वर की हैसियत से। मैं 2000 नहीं, मैं 1999 में कन्याकुमारी का ऑब्जर्वर था। कन्याकुमारी पार्लियामेंट्री का नाम तो दूसरा है, क्योंकि वहाँ पे अभी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो कन्याकुमारी उसके बगल में जिला हुआ करता था। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था और मैंने काफी घूमने की भी कोशिश की। दरअसल तमिलनाडु में ये जो 2 फ्रंट हैं, डीएमके और एडीएमके, इनका जो आधार है वो वेलफेयर का सबका आधार है। कोई अम्मा कैंटीन खोलता है, कोई दूसरा कैंटीन खोलता है और वो लगातार कोई सोना देता है, कोई थैली देता है, कोई कुछ देता है, कोई घरेलू सामान देता है। और वे भूल गए कहना, तमिलनाडु में मैंने पाया 2090 के चुनाव में, जब मैं 2009 के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में जब मैं कर्नाटका का ऑब्जर्वर था, तो खबरें आती थी दक्षिण की, तो पता चलता था कि तमिलनाडु में जो दोनों फ्रंट है वे लिफाफे बांटते थे और लोग बाग इतने भले थे कि जिस लिफाफे वाले के पक्ष में वोट नहीं दिया उसका लिफाफा वापस कर देते थे।
तो तमिलनाडु का मिजाज कुछ दूसरे तरीके का है। और यह भी है कि तमिलनाडु में जो फिल्मी कलाकार हैं, जैसे करुणानिधि भी फिल्मी राइटर होते थे, एमजीआर भी जो है सो बहुत बड़े हीरो हुआ करते थे, जयललिता बहुत बड़ी हीरोइन हुआ करती थी। तो जो तमिलनाडु का मानस है वो फिल्मी पर्दे पर जिनको देखती है उससे बहुत प्रभावित होती है। तो ये जो विजय का आविर्भाव हुआ है, मैं इसमें दो तीन कारण देखता हूँ। पहला तो जो वेलफेयरिज्म है, जो डीएमके ने बहुत भारी मात्रा में किया है, उसमें बढ़ोतरी ही विजय कर सकते थे, उससे कमी वो नहीं कर सकते थे। लेकिन लगता है जो जेड जी है, जो जेन जी है जिसको हम कहते हैं, जिसकी चर्चा वो करते हैं 18 से 35 साल के बच्चे, नौजवान और जो महिलाएं, स्वाभाविक सी है कि जो फिल्मों से बहुत प्रभावित हैं वो विजय की ओर जाएंगे। इसलिए जो वेलफेयर सभी कर रहे थे, उस वेलफेयर में जोड़ने के बाद ये जो उनका जो फिल्मी कैरियर है, जैसे रजनीकांत भी 2021 के चुनाव के आसपास ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो पार्टी बना रहे हैं, बाद में वो पार्टी नहीं बना सके थे क्योंकि माना जाता था कि वो बहुत बड़े हीरो हैं और इस कारण से लोग उनके साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फिल्मों का, और तीसरा कारण मुझे जो लगता है वो यह लगता है कि जो दो स्थापित पार्टियां हैं, बार बार जो अभी शशांक जी ने बहुत बढ़िया कहा कि चेहरे भी वही दिखाई देते हैं, तो यही दोनों चेहरे हैं। तो ईपीएस दिखाई पड़ेगा, स्टालिन, लेकिन स्टालिन का चुनाव हारना कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री का चुनाव हार जाना कोई छोटी बात नहीं है। तो स्टालिन का चेहरा हो गया था करुणानिधि के बाद, और ईपीएस का जयललिता के बाद चेहरा हो गया था। लगता है कि वहां के लोगों ने कहा कि जरा तीसरे को आजमाया जाए, क्योंकि विजय सिनेमा का चेहरा था और उनको लगा कि शायद इसको भी मौका दिया जाए तो एमजीआर और जयललिता की तरफ से ये अच्छा काम करेगा। तो ये कई कारण हो सकते हैं अन्य कारणों के साथ साथ। अब मैं आता हूँ असम और बंगाल के बारे में। हाँ, पुदुचेरी, पुदुचेरी में मैं कहना चाहूंगा कि पुदुचेरी में मुझे जाने का मौका मिला। वो छोटा सा, जानते ही है कि यूनियन टेरिटरी है, और निश्चित तौर से बीजेपी की खासियत है, वहां का जो चीफ मिनिस्टर है, जो दोबारा जीत करके आया है, पहले कांग्रेस में था, उसको वहां पर चीफ मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला, वो जो है सो बीजेपी में आ गया, बीजेपी ने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, और उसके कारण बीजेपी को अब फुटहोल्ड स्थापित करने में मदद मिल गई। तो कहीं ना कहीं जो वेलफेयर के काम होते हैं, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, जहां पर बीजेपी या एनडीए के नाम से सरकारें बनती हैं, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 के बाद से लगातार काम कराती है। तो उस सब का जो असर पड़ता है, वो असर पुदुचेरी में भी पड़ा होगा, और वहां पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं होकर के प्रो इनकम्बेंसी की बात हो सकती है। इसलिए पुदुचेरी में लगता है वही सरकार रिपीट हुई। अब असम में आते हैं। असम में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हिमंता विश्व शर्मा जैसे व्यक्ति को वोट तभी पड़ते हैं जब वो समाज को बांट देता है। हिंदू मुसलमान के बीच जिस तरह की नफरत उस व्यक्ति ने फैलाई है, असम को उसने उत्तर प्रदेश बना दिया है। माफ कीजिएगा, शशांक जी बोले उत्तर प्रदेश असर नहीं पड़ेगा, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, बिहार में काम करता हूँ। उत्तर प्रदेश को मैं मानता हूँ कि जो हम लोग आज से 50 साल पहले जब पढ़ते थे विश्वविद्यालय में, वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा, वो हिंदू मुसलमान के बीच में जबरदस्त ढंग से उसका बंटवारा हो गया है। और वही मॉडल जो गुजरात से चला था, अब वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए असम पहुंच गया, और असम में विभत्स रूप में सामने आ गया। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बावजूद ये कह सकता है कि मियां मुसलमानों को अगर रिक्शा चलाते हैं कम पैसा दो, बावजूद इसका उसको वोट मिलता है, इसका मतलब उसने कम्युनलिज्म को घर घर तक पहुंचा दिया है, उस जहर को उसने पहुंचा दिया है। और वेलफेयर की भी बात आई, 40 लाख महिलाओं की बात आई कि 9-9 हजार, बिहार में तो 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे, जिसका निश्चित तौर से इलेक्शन में तो असर पड़ता ही है। तो वेलफेयर की बात है, डेवलपमेंट की बात है। असम में सही बात है कि पिछले 2 बार से सरकार रिपीट हुई है, और जो पुराने बहुत सारे हमारे बैचमेट्स बताते हैं, जो स्कीम्स कांग्रेस के समय अधूरी पड़ी हुई थी, उन स्कीम्स को पूरा कराया गया। तो इस डेवलपमेंट के प्लान को हम पीछे नहीं हटा सकते, लेकिन डेवलपमेंट, वेलफेयर और ये कम्युनलिज्म, ये मिला के मैं असम के चुनाव को देखता हूँ। अब मैं बंगाल के बारे में आता हूँ। बंगाल के बारे में कई तरह की बातें पहले से भी हम लोग करते आ रहे हैं एसआईआर को लेकर के। अगर ये मान लिया जाए कि 27 लाख वोट जो कटा है वो सारा का सारा ममता दीदी का होता, तो ममता दीदी जीत जाती, जैसे सुनीलम जी कह रहे थे। मैं नहीं मानता। और 27 लाख जो वोट कटे हैं, अभी देखना पड़ेगा कि अभी जो वोट पड़े हुए हैं वो कितने
परसेंटेज टर्म्स में नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में कितने वोट हैं, क्या वे वोट्स 2021 से ज्यादा है कि नहीं। जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक वे वोट 2021 से ज्यादा के वोट हैं। और वहां पर भी कम्युनल फोर्सेस, देखिए बात आ रही है कि 70% हिंदुओं ने वोट दिया है, इसका मतलब मुस्लिम वोट के खिलाफ हिंदू कंसोलिडेशन वहां पे कराया गया। मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था, वो लगातार कह रहा था हिंदू हिंदू की बात कर रहा था। हिमंता बिश्व शर्मा की तरफ से उसी रास्ते पर वो भी जा रहा है और हिंदू हिंदू की बात कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जिस बंगाल को हम लोग प्रोग्रेसिव मानते रहे हैं, उस बंगाल में आरएसएस और बीजेपी ने बहुत तेजी के साथ पांव पसारने शुरू किए और उन्होंने जहर जो कम्युनिज्म का फैलाना शुरू किया हिंदू मुसलमान में, निश्चित तौर से उस रूप में बांटा है कि हिंदू महसूस करता है कि मुसलमानों की वजह से हमें खतरा हो सकता है, ये सब बांग्लादेशी लोग हैं, खतरा हो सकता है। एक बात तो ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा कहना चाहूंगा कि टीएमसी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि 2024 में आपके पार्लियामेंट में ज्यादा सीटें आई, 2 साल में क्या फर्क पड़ गया। ये आम लोग मानते हैं कि जो गुंडे लेफ्ट फ्रंट की सरकार के समय लेफ्ट फ्रंट के साथ थे, वे गुंडे टीएमसी में चले गए। अभी जो सुनीलम जी ने कहा कि दफ्तर लूटे जा रहे हैं टीएमसी के, जब सीपीएम खत्म हुई थी वहां पे सरकार जब चली गई थी, मैं उसके कुछ समय बाद सुंदरबंस गया हुआ था घूमने के लिए, और मैंने देखा कि बहुत सारे गांव में पंचायतों में जो पंचायत की भूमि होती है, इसको हम बिहार में गैर मुजरूआ जमीन कहते हैं, वहां सीपीएम के जो ऑफिसर्स बने हुए थे टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया। आपने उन तमाम दफ्तरों से सीपीएम के लोगों को भगा दिया उन्हीं गुंडों के बल से जो गुंडे पहले उनके साथ थे। तो आपके साथ भी वो होना ही स्वाभाविक है। आपने जैसा किया था वैसा आपको बीजेपी भी उसी तरीके से देगी, तोड़फोड़ होगी और ज्यादा होगी, आपके दफ्तरों पर कब्जा होगा, क्योंकि आपने उसी रास्ते का उपयोग किया था। और बंगाल मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा वायलेंट हो गया है कि गुंडे अब बीजेपी में गुंडे आ जाएंगे, हिंदू वो जय श्री राम का नारा लगा के आ जाएंगे गुंडे। तो मुझे लगता क्या है टीएमसी को भी सोचना चाहिए कि आपके 15 साल के शासन में एंटी इनकम्बेंसी हुआ, जबकि बीजेपी का जहां जहां शासन है वो प्रो इनकम्बेंसी होता है। हम तो बिहार में देख रहे हैं, आप कहते रहिए कि यहाँ पे एसआईआर से हो गया, कोई एसआईआर के खिलाफ यहाँ आंदोलन उस तरीके से नहीं हुए, क्योंकि जिन लोगों के नाम कटे होंगे वे नहीं मानते कि हमारा नाम गलत तरीके से कटा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूं कि प्रो इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार के पक्ष में है, जबकि नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन प्रशासन के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में लोग उनसे खुश हैं। तो कहीं ना कहीं जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां प्रो इनकम्बेंसी दिखता है, अपोजिशन का शासन है वहां एंटी इनकम्बेंसी दिखता है। इसलिए अपोजिशन के लोगों को भी निश्चित तौर से इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके अपनी रणनीति को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मुझे जो कुछ कारण जी नजर सर। आए मैंने उन कारणों का आपके सामने शेयर किया, और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे भी अपनी बात करने का मौका दिया। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तिवारी जी, ये जो चुना हुआ है जी, एक बात खाली जी बता सुशांत दूं, जी। जी व्यास जी को प्रशासनिक अनुभव बहुत अच्छा है, पूरे इंडिया घूमे हैं। मैंने जिस चीज को था उस पर जरा विचार चाहूंगा, मैं व्यास जी के विचार भी चाहूंगा। मैंने जो बात कहा था कि यूपी में फिर कभी इस हमें पर बात करें कि आज समय नहीं है सुशांत जी, आज समय नहीं है, अच्छा, समय हमारा खत्म हो चलिए गया, फिर समय कभी खत्म आगे हो गया है। रखेंगे। जी जी, ठीक ठीक हम तो फिर करेंगे। अभी ठीक। फिलहाल जो चीजें हैं, आज का चुनाव परिणाम जहां आ रहा है, इसमें साफ देख रहे हैं कि विपक्ष को जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए उस तरीके से इसकी तैयारी नहीं है। और जो आज का सत्ता पक्ष में है, सत्ता पक्ष हमेशा दूसरों के कंधे पर चढ़कर ही आगे इसने आगे बढ़ा है, और ये जिसके साथ रहा है उसका पूरा का पूरा रस निचोड़ करके इसने अपने आप को मजबूत किया है। हमने देखा बीजेडी को, हमने देखा बीएसपी को, हमने देखा शिवसेना को, हमने देखा जेडीयू को, हमने देखा टीआरएस को, हमने देखा वाईएसआर को, हमने देखा पीडीपी को, और हम देखने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। अगला टारगेट इनका आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इन्होंने चूस करके खत्म कर दिया, अब पंजाब में उसको चूसेंगे। इसका विकल्प अगर बनना है तो इंडिया गठबंधन के लोगों को इंडिया के अस्तित्व को सामने लाना पड़ेगा, इंडिया के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, या उसके अस्तित्व को एकदम से नकार करके हर पार्टी अपने बल पर अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ी हो। अब गइयों का भी भैंसियों का भी ये मामला नहीं चलने वाला है, ईमानदारी से। और यह जिम्मेदारी जितना स्थानीय दलों का है उससे ज्यादा ये जिम्मेदारी
कांग्रेस पार्टी की बनती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने बॉसिज्म के चक्कर में, बड़े भाई वाली भूमिका के अपना चक्कर में वो इस बात को खो देती है। और हमको लग रहा है कि तमिलनाडु में भी जो स्थितियां अभी मिल रही हैं उसको कांग्रेस शायद अपने पक्ष में नहीं कर पाएगी। और इस कला में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। उसका एक ही विधायक है, उसका एक विधायक न भी हो, जो भी जैसे हो, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो किसी भी हालत में वहां पर उसके अपोजिशन की और खास करके कांग्रेस के सहयोग से वहां सरकार बने। इन सारी चीजों को कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा। और जो कोई भी अपने आप को वैकल्पिक व्यवस्था की बात करना पड़ेगा, उनको अपने आप को मजबूत करते हुए ये जिसे, और निश्चित रूप से इस भूमिका में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी भूमिका है। क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल समाजवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी समाजवादी आंदोलन की धुरी पर खड़ी है। वो कहीं ना कहीं से पूरे समाजवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसकी भी जिम्मेदारी है। तो आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो आपको उसका जो अच्छाइयां हैं, जो उसके प्लस पॉइंट है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। शुतुरमुर्ग की तरीके से बालू में गर्दन गड़ा देने से काम नहीं चलेगा, आप मुक्त होने से काम नहीं चलेगा कि हम इसलिए हार गए, ये था, हम इसलिए हार गए, ये था। और बंगाल में जो ममता बनर्जी की हार हुई है, या वहां जो भारतीय जनता पार्टी गई है, उसमें मैं तो 100% भूमिका ममता बनर्जी की ही पाता हूं। क्योंकि ममता बनर्जी की ही कंधे पर चढ़ करके नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वहां गई है। और ममता बनर्जी की विश्वसनीयता जिस तरीके से हो सकती थी, वो ममता बनर्जी अपने आप को कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं दिखा पाई। जब भी मौका आया है, निर्णायक मौका आया है, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है, एनडीए के साथ खड़ी रही है। तो ये जो उनका हासिल हुआ है, इस पर आंसू बहाने से बेहतर है कि हम अपने बाजुओं पर, अपने वैचारिकी पर, अपने सैद्धांतिकी पर, अपने संगठन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं और हम विकल्प की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका व्यास जी, ये शशांक यादव जी, और ये राहुल जी, ये रवि जी, और